क्या होता है जब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए? क्या होता है जब अदालत का हथौड़ा सिर्फ पैसे की आवाज सुनने लगे? और क्या होता है जब एक डीएम साहब को भिखारी बनकर आधी रात अदालत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़े? आज जो कहानी सुनने को मिलेगी, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। कानपुर की 11 थरसा बज रहे थे। कानपुर की जिला अदालत का परिसर सुनसान था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक एक साया दिखा, फटे पुराने कदम, लड़खड़ाते कदम। एक भिखारी की आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी चमक जो रात के अंधेरे में भी छुप नहीं पा रही थी। जज साहब मल्होत्रा अपने केबिन से निकल रहे थे। आज भी एक सफल दिन था। 3 मुकदमों में फैसला पैसे के हिसाब से आया था। जेब भारी थी, दिल हल्का, लेकिन तभी सामने से वो फटेहाल आदमी आया। साहब साहब रुकिए, कांपती आवाज में भिखारी ने कहा। जज साहब चिढ़ गए। अरे ओ, यहां भीख नहीं मिलती, भाग जा यहां से। लेकिन वो आदमी हटा नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ा। साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जज साहब की भौहें तन गईं। न्याय? अब्बे, यह कोई चाय की दुकान है क्या, जो रात में भी खुली रहती है? सुबह आना। तभी उस भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिससे जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज अचानक बदल गई थी। अब उसमें झिपकारी नहीं, एक अजीब सा अधिकार था। साहब, आज रात न्याय का फैसला होना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ इस अदालत में हो रहा है वह न्याय नहीं, नीलामी है। जज साहब का मुंह खुला रह गया। यह कौन है? कैसे जानता है अदालत के अंदर की बातें? क्या यह सच में कोई भिखारी है या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, इसके पास क्या सबूत हैं? अगर न्याय और सच्चाई के पक्ष में है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो कहानी सुनने को मिलेगी वह हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने में यकीन रखता है। चैनल में बताएं कि कहां से देख रहे हैं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय रात की कहानी। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां कभी न्याय का डंका बजता था, लेकिन अब वहां सिर्फ पैसे की खनक सुनाई देती है। जिला अदालत का भवन आज भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर न्याय नहीं, नीलामी होती है। यहां फैसले कानून की किताबों से नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों से तय होते हैं। जज राजेश मल्होत्रा, काला कोट, सफेद बैंड, लेकिन कितना काला दिल। उसकी अदालत में न्याय का तराजू हमेशा उसी तरफ झुकता है जहां से पैसे की बारिश होती है। सुबह उठकर वो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है। कितने पैसे आए हैं, कौन सा केस लड़ना है, और किसको जिताना है और किसको हराना है। मल्होत्रा की पूरी टीम तैयार है। सबसे पहले है उसका चैम्बर सेक्रेटरी, शर्मा जी। एक मोटा ताजा आदमी जो बाहर से बहुत सीधा सादा दिखता है, लेकिन असल में यही सारे सौदे तय करता है। साहब, आज पटेल साहब का केस है, 5 लाख भेजे हैं। वो रोज सुबह मल्होत्रा के कान में फुसफुसाता है। फिर आता है नंबर वकील गुप्ता का। कानून की पढ़ाई कम, दलाली की समझ ज्यादा। ये जानता है कि कौन सा केस कब पेश करना है, कौन सी दलील देनी है और कब चुप रहना है। जब साहब को खुश रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ये उसका मूल मंत्र है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे दुखदाई हैं वे कहानियां जो अदालत के बाहर रोज लिखी जाती हैं। सुनीता देवी, 24 साल की विधवा। पति की मौत के बाद सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जब केस अदालत में आया तो सामने वाले ने 2 लाख की पेशकश की। मल्होत्रा ने फैसला की पेशकश की। मल्होत्रा ने फैसलक पर भीख मांगती है, और उसके 2 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रामकिशन, 55 साल का किसान, बैंक से लोन लेकर फसल लगाई थी। अचानक बेमौसम बारिश से सारी फसल बर्बाद हो गई। जब उसने फसल बीमा का केस किया तो बीमा कंपनी के वकील ने मल्होत्रा को 1 लाख दिए। फैसला आया, किसान की लापरवाही से फसल नष्ट हुई है और वो कर्ज के बोझ तले दब गया है। अशोक कुमार, छोटा दुकानदार। बड़े मॉल वालों ने उसकी दुकान के सामने अवैध कब्जा कर लिया। केस 2 साल से चल रहा था। मॉल वालों ने मल्होत्रा को 3 लाख दिए। अचानक एक दिन आदेश आया, दुकान वालों को जमीन खाली करनी होगी। अशोक का 20 साल का धंधा बंद हो गया। यह सिर्फ 3 कहानियां हैं,
असल में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो रोज मल्होत्रा की अदालत में दफन हो जाती हैं। हर फैसले के साथ किसी का घर उजड़ता है, किसी के सपने टूटते हैं, लेकिन मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह सब सिर्फ बिजनेस है। अदालत के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो है पैसा एव जयते। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है, इसलिए वो नहीं देख पाती कि उसके तराजू में सिर्फ नोट तौले जा रहे हैं, सच नहीं। हर शाम जब मल्होत्रा अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाता है तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान होती है। आज भी अच्छी कमाई हुई, लेकिन क्या उसे पता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, कोई जो न्याय का असली मतलब समझता है। 3 हफ्ते पहले की बात है। अदालत परिसर में एक नया चेहरा दिखना शुरू हुआ था। मैले कुचैले कपड़े, झुके हुए कंधे, हाथ में एक फटी हुई थैली। देखने में बिल्कुल आम भिखारी जैसा, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक तेज निगाह जो हर चीज को बारीकी से परख रही थी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो अदालत के बाहर बैठा रहता, कभी पेड़ के नीचे, कभी सीढ़ियों पर, कभी पार्किंग के कोने में। सिक्योरिटी गार्ड्स को लगता कि यह कोई मामूली भिखारी है जो यहां वहां से कुछ सिक्के मांगने आता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। पहला दिन सुनीता देवी अपने केस की सुनवाई के लिए आई थी। वकीलों ने उससे कहा था कि आज फैसला आएगा। सुनीता की आंखों में उम्मीद थी। वह भिखारी चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। जब दोपहर में फैसला आया, सुनीता हार गई थी। वह रोते हुए अदालत से बाहर निकली। भिखारी उठा और धीरे से सुनीता के पास गया। बहन जी, क्या हुआ? उसकी आवाज में असली चिंता थी। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए सारी कहानी बताई। भिखारी ने बहुत ध्यान से सुना, फिर बोला, बहन जी, न्याय का वक्त आएगा, धैर्य रखिए। सुनीता को हैरानी हुई। यह भिखारी इतनी साफ हिंदी कैसे बोल रहा है? इसके शब्दों में कितनी गहराई है? लेकिन दुख में डूबी सुनीता ने ज्यादा सोचा नहीं। दूसरा दिन रामकिशन का फसल बीमा का केस था। भिखारी ने देखा कि बीमा कंपनी के वकील ने जज के चैम्बर में 10 मिनट बिताए। जब केस की सुनवाई हुई तो रामकिशन हार गया। भिखारी ने मन में नोट किया, यहां पैसे से फैसले खरीदे जाते हैं। लेकिन तीसरा दिन अशोक कुमार की दुकान का मामला था। भिखारी ने देखा कि मॉल वालों का वकील एक मोटा लिफाफा लेकर जज के कमरे में गया। 15 मिनट बाद निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को अशोक को पता चला कि उसे दुकान खाली करनी होगी। अब भिखारी को पूरा खेल समझ आ गया था। यह सिर्फ एक दो केस की बात नहीं थी, यहां पूरा तंत्र भ्रष्ट था। लेकिन अभी तक उसके पास सिर्फ शक था, सबूत नहीं। चौथे दिन से उसने अपनी रणनीति बदली। वो सिर्फ देखने वाला नहीं, सुनने वाला भी बन गया। जब वकील आपस में बात करते तो वो काने लगाकर सुनता। उसने एक छोटा रिकॉर्डर अपनी फटी जेब में छुपा रखा था। आज मल्होत्रा साहब का मूड अच्छा है, 2 लाख में काम हो जाएगा, एक वकील दूसरे से कह रहा था। अरे यार, पिछली बार तो 3 लाख लिए थे, महंगाई बढ़ गई है क्या? दूसरा हंसते हुए बोला। खारी का खून खौल गया। ये लोग न्याय को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। अभी सबूत इकट्ठे करने का वक्त था, गुस्सा करने का नहीं। सिक्योरिटी गार्ड रमेश को भिखारी पर शक होने लगा था। यार, यह रोज यहां आता है, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता, कुछ गड़बड़ है। दूसरा गार्ड बोला, अरे छोड़ने, कोई पागल होगा, ऐसे बहुत आते हैं। लेकिन रमेश की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने भिखारी को और गौर से देखना शुरू किया। वो देखता कि यह आदमी बहुत साफ हिंदी बोलता है, इसकी आंखें बहुत तेज हैं, और जब यह चलता है तो इसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। एक दिन रमेश ने भिखारी से पूछा, भाई, कहां से आते हो रोज? भिखारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां से न्याय की तलाश करने वाले आते हैं। रमेश की समझ में कुछ नहीं आया। यह कैसा भिखारी है जो पहेलियों में बात करता है? 2 हफ्ते बीत गए। भिखारी के पास अब काफी जानकारी इकट्ठी हो गई थी। उसने देखा था कि हर दिन कौन सा वकील
किस केस के लिए कितने पैसे लेकर जाता है। उसके पास रिकॉर्डिंग्स थीं, तस्वीरें थीं और सबसे महत्वपूर्ण पूरे तंत्र की समझ थी। अब वक्त आ गया था असली खेल शुरू करने का। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, यह रहस्यमय भिखारी आखिर है कौन? अगले हफ्ते भिखारी की रणनीति बिल्कुल बदल गई थी। अब वो सिर्फ बाहर नहीं बैठता था। जब अदालत में भीड़ होती तो वो अंदर जाकर कोने में बैठ जाता। फटे कपड़े और गंदा चेहरा देखकर कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। सोमवार की सुबह मुकेश वर्मा का जमीन विवाद का केस था। मुकेश एक छोटा किसान था जिसकी 5 बीघा जमीन पर एक बिल्डर ने कब्जा कर लिया था। भिखारी ने देखा कि बिल्डर का वकील मल्होत्रा के चैम्बर में गया। साहब, इस बार 4 लाख का पैकेट है, केस आज ही निपटा देना है, वकील ने धीमी आवाज में कहा। मल्होत्रा ने लिफाफा उठाकर ड्रॉअर में रख दिया। ठीक है गुप्ता जी, आज ही फैसला हो जाएगा। भिखारी कोने में छुपकर यह सब सुन रहा था। उसने छोटा रिकॉर्डर चालू कर दिया था। अब उसके पास पहला ठोस सबूत था। शाम को जब फैसला आया तो मुकेश हार गया था। वो रोते हुए बाहर निकला। भिखारी उसके पास गया। भाई साहब, न्याय जरूर मिलेगा, भिखारी ने कहा। मुकेश ने आंसू पोंछे। भाई, कैसा न्याय? यहां तो पैसे वाला जीतता है। मेरे पास तो वकील की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। आपको कैसे पता कि फैसला पैसे से हुआ है? भिखारी ने पूछा। मुकेश ने बताया, भाई, सामने वाले ने अपने वकील से कहा था कि जज को 4 लाख दे दो। मैंने सुना था। भिखारी के दिमाग में एक प्लान आया। उसने कहा, मुकेश भाई, एक काम कीजिए, कल सुबह फिर यहां आइए, शायद कोई रास्ता निकले। मंगलवार की सुबह भिखारी ने मुकेश को बुलाकर कहा, आप अदालत के बाहर खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर कुछ काम करता हूं। भिखारी मल्होत्रा के चैम्बर के पास का सफाई वाला बन गया। पोंछा लगाते हुए वो चैम्बर के बाहर पहुंचा। अंदर से आवाजें आ रही थीं। साहब, आज प्रिया मिश्रा का तलाक केस है। लड़की की तरफ से कोई पैसे नहीं आए हैं, लेकिन लड़के वालों ने 2 लाख भेजे हैं, सेक्रेटरी शर्मा कह रहा था। तो फैसला साफ है, लड़के के हक में करना है, मल्होत्रा ने जवाब दिया। खारी का खून खौल गया। यह एक महिला के जीवन का सवाल था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और रिकॉर्डिंग जारी रखी। दोपहर को प्रिया मिश्रा का केस आया। प्रिया एक सीधी सादी लड़की थी जिसे घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी थी। उसके पति ने उसे मारा पीटा था और दहेज के लिए परेशान किया था, लेकिन जब फैसला आया तो प्रिया हार गई थी। प्रिया रोते हुए बाहर निकली। भिखारी उसके पास गया। भैर जी, क्या आपके साथ सच में अन्याय हुआ था? भिखारी ने पूछा। प्रिया ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। उसके हाथों पर सिगरेट के निशान थे, गले पर उंगलियों के निशान। सबूत साफ थे, लेकिन फिर भी फैसला उसके खिलाफ गया था। मैंने सब सबूत दिए थे, डॉक्टर की रिपोर्ट भी थी, फिर भी न्याय नहीं मिला, प्रिया ने कहा। भिखारी के पास अब दूसरा मजबूत सबूत था। उसने प्रिया को भी कहा कि वो हिम्मत न हारे। बुधवार को एक और घटना हुई। राजू मिस्त्री का मजदूरी का केस था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी 6 महीने की मजदूरी नहीं दी थी। राजू के पास पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। भिखारी ने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर का वकील मल्होत्रा से मिला। इस बार बहुत सावधान रहा। उसने चैम्बर की खिड़की के बाहर से सब कुछ देखा और सुना। साहब, यह मजदूरी का केस है। राजू के पास कोई पैसे नहीं है। हमारे पास 1500 लाख हैं, वकील ने कहा। 4,005 थोड़े कम है, कम से कम 2 लाख चाहिए, मल्होत्रा ने कहा। ठीक है साहब, 2 लाख का इंतजाम कर देते हैं। शाम को राजू का केस आया। फैसला उसके खिलाफ गया। राजू बेहोश हो गया। उसकी पत्नी रोने लगी। भिखारी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अभी सही वक्त नहीं आया है। उसे और भी मजबूत सबूत चाहिए थे। गुरुवार को उसने एक और तरकीब लगाई। उसने चपरासी की वर्दी पहनी और मल्होत्रा के चैम्बर में चाय ले जाने का बहाना बनाया। अंदर मल्होत्रा अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। शर्मा जी, इस महीने कितना कलेक्शन हुआ? मल्होत्रा ने पूछा।
साहब, लगभग 25 लाख। अच्छा महीना था। बहुत बढ़िया। अगले महीने 30 लाख का टारगेट रखते हैं। भिखारी की आंखें फैल गईं। 25 लाख? यह कोई दुकान थी या अदालत? शुक्रवार को भिखारी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मिली। उसने देखा कि मल्होत्रा एक बड़े केस के लिए 10 लाख रुपए ले रहा था। यह एक हत्या का केस था, जहां पैसे वाले आरोपी को बचाना था। भिखारी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। इस बार उसने वीडियो भी बनाई, जिसमें पैसों का लेन देन साफ दिख रहा था। अब उसके पास पर्याप्त सबूत थे, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। वो इन सबूतों का इस्तेमाल कैसे करे? कोई उसकी बात क्यों मानेगा? आखिर वो तो एक भिखारी है। रात को भिखारी अपने छोटे से कमरे में बैठकर सब कुछ सोच रहा था। उसके पास अब ठोस सबूत थे, रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, तस्वीरें। लेकिन असली सवाल यह था कि इन सब का इस्तेमाल कैसे करे। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक ऐसा प्लान जो पूरे तंत्र को हिला देगा। लेकिन इसके लिए उस रात के 11 बजे कानपुर की जिला अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। लेकिन आज की रात कुछ खास थी। जज मल्होत्रा अभी भी अपने चैम्बर में बैठा था। उसे एक बड़ा डील फाइनल करना था। शर्मा जी, डेवलपर राजेश अग्रवाल का आदमी कब आएगा? मल्होत्रा ने पूछा। साहब, बस 15 मिनट में। 6 लाख का डील है। कल सुबह हाई कोर्ट में अपील होनी है। आपको बचाव का एक ठोस फैसला देना है। शर्मा ने जवाब दिया। पक्का लाख। यह अब तक का सबसे बड़ा डील था। एक भूमि घोटाले का केस था, जिसमें 6 गरीब परिवारों की जमीन छीनी जा रही थी। अदालत के बाहर छुपकर बैठा भिखारी यह सब सुन रहा था। आज रात उसके सारे प्लान का फैसला होने वाला था। उसने अपनी जेब में छुपा रिकॉर्डर चेक किया। सब ठीक था। रात के जहर का 50 राजेश अग्रवाल का वकील आया, एक मोटा अटैची लेकर मल्होत्रा के चैम्बर में गया। साहब, 15 लाख तैयार हैं। कल सुबह 10 बजे केस है। आपको सिर्फ कहना है कि निचली अदालत का फैसला सही था। और वे 150 परिवार? मल्होत्रा ने पूछा। उनके पास कोई सबूत नहीं है। आप एक झटके में केस डिसमिस कर दीजिए। मल्होत्रा ने अटैची खोली। अंदर नोटों की गड्डियां थीं। उसकी आंखें चमक गईं। डील फाइनल। भिखारी से अब और सहा नहीं जा रहा था। टाइप से परिवारों का सवाल था। वह उठा और धीरे से चैम्बर की तरफ बढ़ा। अदालत के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रमेश खड़ा था। उसने देखा कि वही रहस्यमय भिखारी अंदर आ रहा है। अरे रुक, यहां रात में कैसे आया? रमेश ने टॉर्च की रोशनी भिखारी पर डाली। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, भाई, न्याय का वक्त नहीं देखता। अन्याय रात में हो तो न्याय भी रात में ही आना चाहिए। रमेश कुछ समझा नहीं, लेकिन इस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था कि वो रुक गया। भिखारी आगे बढ़ा। मल्होत्रा का चैम्बर दिख रहा था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। वकील जा चुका था। मल्होत्रा अकेला बैठा अटैची के पैसे गिन रहा था। तभी चैम्बर का दरवाजा खुला। एक फटेहाल आदमी अंदर आया। कौन है? पहरेदार कहां है? मल्होत्रा घबरा गया। भिखारी धीरे से अंदर आया। साहब, मुझे न्याय चाहिए। अबे पागल, यह कोई समय है न्याय मांगने का? चला जा यहां से, वरना पुलिस बुला दूंगा। भिखारी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। साहब, न्याय का कोई समय नहीं होता, और जो अन्याय रात में हो रहा है उसका हिसाब भी रात में ही चाहिए। मल्होत्रा को गुस्सा आया। वह उठा और भिखारी की तरफ बढ़ा। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं जज हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जी हां, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप वो जज हैं जो न्याय नहीं नीलामी करते हैं। मल्होत्रा का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहा है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। लेकिन भिखारी शांत था। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटा रिकॉर्डर। साहब, आज आपने 50 लाख लिए हैं 26 परिवारों की जमीन के बदले में। क्या यही न्याय है? मल्होत्रा के होश उड़ गए। तूने सुना? तू कौन है?
भिखारी ने रिकॉर्डर चलाया। मल्होत्रा और वकील की आवाज गूंजी। 50 लाख तैयार हैं, डील फाइनल। मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तूने कैसे? साहब, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। पिछले 2 हफ्ते से। मुकेश के 4 लाख, प्रिया के 2 लाख, राजू के 2 लाख, सब कुछ रख। मल्होत्रा की सांसें तेज हो गईं। वो समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। तू कौन है? कोई जर्नलिस्ट है? एक्टिविस्ट है? खारी मुस्कुराया। धीरे से उसने अपना फटा कुर्ता उतारा। अंदर साफ कमीज थी। फिर चेहरे से गंदगी पोंछी, बाल संवारे। मल्होत्रा की आंखें फैल गईं। यह वही आदमी था, लेकिन बिल्कुल अलग लग रहा था। अब बताइए साहब, आप क्या समझते हैं मैं कौन हूं? मल्होत्रा कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी भिखारी ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला। मल्होत्रा की आंखों के सामने लहराया। अजय कुमार वर्मा, आईएएस जिलाधिकारी, कानपुर। धड़ाम! मल्होत्रा की कुर्सी से गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। डीएम, डीएम साहब, आप यहां इस रूप में? अजय वर्मा के चेहरे पर अब सख्ती थी। आवाज में अधिकार था। हां मल्होत्रा साहब, मैं हूं जिलाधिकारी अजय वर्मा, और मैंने भिखारी बनकर आपका असली चेहरा देखा है। मल्होत्रा के होंठ कांप रहे थे। साहब, मैं वो मैं तो क्या आप कुछ समझाना चाहेंगे कि यह 25 लाख क्या है? या बताना चाहेंगे कि न्याय की नियामी क्यों हो रही है? मल्होत्रा गिड़गिड़ाने लगा। साहब माफ कर दीजिए, यह पहली बार हुआ है। मैं गलती मान रहा हूं। डीएम साहब ने ठंडी आवाज में कहा। पहली बार? मल्होत्रा साहब, मेरे पास 2 हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड है। 25 लाख महीना। यह आपका बिजनेस है, गलती नहीं। तभी दरवाजे पर आवाज आई। सिक्योरिटी गार्ड रमेश अंदर आया। साहब, कोई गड़बड़ तो नहीं? रमेश ने पूछा। डीएम साहब ने उसकी तरफ देखा। रमेश जी, पुलिस को फोन कीजिए और कल सुबह सभी अधिकारियों को खबर कर दीजिए। यहां एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। रमेश की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आवाज में अधिकार देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। डीएम साहब ने मल्होत्रा की तरफ देखा। अब बताइए साहब, उन हडेसों परिवारों का क्या होगा जिनकी जमीन आप 50 लाख में बेच रहे थे? मल्होत्रा रो रहा था। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब वापस कर दूंगा। माफी? मल्होत्रा साहब, न्याय में माफी नहीं होती। न्याय में सिर्फ सच होता है, और सच यह है कि आपने न्याय की हत्या की है। रात अब खत्म हो रही थी, लेकिन न्याय की नई सुबह शुरू होने वाली थी। सुबह के 6 बजे अदालत परिसर में हलचल मच गई थी। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया के वैन और प्रशासनिक अधिकारियों की कारें एक साथ पहुंच रही थीं। रात भर की घटनाओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। टीएम अजय वर्मा अब अपने असली रूप में थे। उन्होंने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई थी। कलेक्टर ऑफिस के मुख्य हॉल में सभी वरिष्ठ अधिकारी जमा थे। सभी साहबों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछली रात जो कुछ हुआ है, वह इस जिले की न्याय व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। डीएम साहब ने कड़ी आवाज में कहा। उन्होंने सबके सामने वे सभी रिकॉर्डिंग्स चलाईं जो उन्होंने 2 हफ्ते में इकट्ठी की थीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। पहली रिकॉर्डिंग, 4 लाख में मुकेश का केसर। दूसरी रिकॉर्डिंग, प्रिया के तलाक केस में 2 लाख। तीसरी रिकॉर्डिंग, राजू मिस्त्री के लिए 2 लाख। और आखिर में 10 लाख में खंड्रेड परिवारों की जमीन। एसपी राजेश चौहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तो पूरी न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। डीएम साहब ने कहा। राजेश जी, तुरंत मल्होत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। धारा 150B, आपराधिक साजिश, 24 क्यूब, वाहिलम न्यास भंग और 14 रिश्वतखोरी के तहत। तुरंत सर, एसपी ने जवाब दिया। एडीएम प्रिया शर्मा ने पूछा। सर, पीड़ितों के केसों का क्या होगा? सभी केसों की पुनः सुनवाई होगी। नए जज आने तक मैं खुद इन केसों की देखरेख करूंगा।
डीएम साहब ने फैसला सुनाया। इसी बीच मीडिया को खबर मिल चुकी थी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। डीएम साहब ने भिखारी बनकर भ्रष्ट जज को रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में न्यायपालिका का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार स्कैंडल। दोपहर में डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैकड़ों पत्रकार जमा थे। डीएम साहब, आपने यह कदम क्यों उठाया? एक पत्रकार ने पूछा। जब न्याय बिकने लगे तो प्रशासन का फर्ज है कि वो हर संभव तरीके से सच्चाई का पता लगाए, चाहे उसके लिए भिखारी ही क्यों ना बनना पड़े। क्या यह तरीका सही था? दूसरे पत्रकार ने सवाल किया। डीएम साहब ने जवाब दिया, अगर मैं डायरेक्ट जांच करता तो सब सफाई हो जाती। भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए कभी कभी भ्रष्टाचारियों की तरह सोचना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था पीड़ितों को न्याय दिलाना। पहले आए मुकेश वर्मा। डीएम साहब ने खुद उनके केस की फाइल मंगवाई। मुकेश जी, आपके केस में जो गलत फैसला हुआ था वो रद्द किया जाता है। आपकी जमीन वापस करने का आदेश आज ही निकलेगा। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। डीएम साहब, आपने गरीबों की सुध ली है। भगवान आपका भला करे। फिर आई प्रिया मिश्रा। उसके तलाक का केस भी दोबारा खोला गया। प्रिया जी, आपके घरेलू हिंसा के सभी सबूतों की नई जांच होगी। न्याय मिलेगा। प्रिया ने हाथ जोड़े। साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में न्याय मिल रहा है। राजू मिस्त्री जब आया तो वो रो पड़ा। साहब, मेरी बीवी का इलाज रुक गया था। अब शायद। राजू जी, आपकी 6 महीने की पूरी मजदूरी दिलवाई जाएगी। साथ ही आपकी पत्नी के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ा केस था कांड्रो परिवारों की जमीन का। डीएम साहब ने तुरंत उस डील को रद्द करवा दिया। शाम को डीएम साहब उस क्षेत्र में गए जहां ये पचने परिवार रहते थे। गरीब बस्ती थी, लेकिन लोगों की आंखों में खुशी चमक रही थी। डीएम साहब की जय, लोग नारे लगा रहे थे। एक बूढ़ी औरत आगे आई। बेटा, तूने हम गरीबों की लाज रख ली। यह जमीन हमारे बाप दादा की है, कोई इसे छीन नहीं सकता। डीएम साहब ने कहा, अम्मा जी, यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह आपके सपनों की नींव है। कोई इसे छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बारी थी भ्रष्ट तंत्र को साफ करने की। मल्होत्रा के साथ साथ उसके सेक्रेटरी शर्मा और कई वकीलों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए। एक हफ्ते में पूरा तंत्र बदल गया। नए जज की नियुक्ति हुई। कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर फैसले की ऑनलाइन मॉनिटर शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों का अदालत पर से भरोसा वापस आ गया। अब कोई डरकर अदालत नहीं आता था। सबको यकीन था कि यहां न्याय मिलेगा। 1 महीने बाद डीएम साहब ने सभी पीड़ित परिवारों की एक मीटिंग बुलाई। आज यह देखकर खुशी हो रही है कि अदालत में फिर से न्याय की आवाज गूंज रही है। लेकिन याद रखिए, न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। मुकेश ने कहा, डीएम साहब, आपने दिखा दिया कि एक ईमानदार अधिकारी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। प्रिया ने जोड़ा, साहब, अब हमें लगता है कि सरकार हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं। राजू मिस्त्री ने कहा, साहब, मेरी बीवी ठीक हो गई है। अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूंगा। डीएम साहब मुस्कुराए। यही तो चाहता था, न्याय सबको मिले, सिर्फ अमीरों को नहीं। शाम को जब डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे थे तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। अदालत परिसर में लोग आजा रहे थे, लेकिन अब डर नहीं, उम्मीद लेकर। वो मुस्कुराए। मिशन पूरा हुआ था। भिखारी बनकर उन्होंने सिर्फ एक जज को नहीं, पूरे तंत्र को बदल दिया था। न्याय की जीत हुई थी। 6 महीने बाद कानपुर की अदालत आज एक मिसाल बन चुकी थी। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहां सुनने आते थे कि कैसे एक डीएम साहब ने भिखारी बनकर पूरे तंत्र को बदल दिया। डीएम अजय वर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यह था कि अब कोई भी गरीब अदालत जाने से नहीं डरता था। उस दिन वे फिर उसी पेड़ के नीचे खड़े थे जहां पहले भिखारी बनकर बैठते थे। सुनीता देवी आई। उसकी बेटी अब स्कूल जा रही थी।
मुकेश अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगा रहा था। प्रिया मिश्रा अब एक एनजीओ चलाती थी जो महिलाओं की मदद करती थी। डीएम साहब, सुनीता ने कहा, आपने सिखाया कि न्याय की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मुकेश ने जोड़ा, साहब, आपने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक इंसान पूरा सिस्टम बदल सकता है। प्रिया ने कहा, साहब, अब मैं दूसरी औरतों को भी बताती हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, न्याय मिलता है। न्याय साहब ने मुस्कुराकर कहा, न्याय कोई एहसान नहीं है, यह हर इंसान का हक है, अमीर हो या गरीब, सबका हक बराबर है। आज भी जब कोई अन्याय होता है तो लोग कहते हैं, अजय वर्मा साहब जैसे अधिकारी होते तो यह नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सच के लिए खड़ा होता है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो यह मानता है कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर होना चाहिए। डीएम वर्मा ने साबित कर दिया कि ईमानदारी के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। उन्होंने दिखाया कि अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो भ्रष्टाचार को हराया जा सकता है। आज जब हम देखते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें याद करना चाहिए कि एक डीएम साहब ने भिखारी बनकर न्याय की मशाल जलाई थी। उनका संदेश साफ था, न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए। आज भी अदालत की दीवार पर लिखा है, सत्यमेव जयते, और अजय वर्मा साहब ने साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर कहानी में एक संदेश होता है, न्याय के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है, और जब सुबह आती है तो अन्याय की हर परछाई मिट जाती है।